तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अब यूरोप में नेशनलिज्म की कहानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ देश बनने की कहानी चालू हुई, नेशन का आइडिया आया, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। देखो, पहला जो आइडिया आया नेशनलिज्म का, वो कहां से आया? वो आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हुआ। ठीक है, अब ये क्या था, तो जो फ्रांस था वो फ्रांस क्या फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, यानी कि किसके अंडर में था? एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि राजा का शासन था। आपने पढ़ा होगा लुई 16 का शासन तब चल रहा था 1789 के टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोनार्की की जगह पावर आ गई फ्रेंच के सिटीजन्स के पास। किसके पास पावर आ गई? फ्रेंच के सिटीजन्स के पास। ठीक है, और आगे ये डिसाइड किया गया कि लोग जो है वही इसकी डेस्टिनी तय करेंगे और देश को बनाएंगे। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ, देखो हम नेशनलिज्म की कुछ चीजें देखेंगे। तो नेशनलिज्म के लिए क्या किया, देखो स्टार्टिंग से फ्रेंच जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने तरह तरह के ऐसे काम किए जिससे कि एक देश होने की भावना है, ना कि अलग अलग स्टेट की भावना है, अलग अलग यूनिट्स की भावना है। तो उन्होंने क्या किया कि कलेक्टिव आइडेंटिटी स्टार्ट की फ्रेंच लोगों के बीच में। उन्होंने क्या किया, आइडिया ला पैट्री और ला सिटीजन का आइडिया आया। ला पैट्री माने किसको बोला गया? फादरलैंड को ला पैट्री बोला गया, और ले सिटीजन बोला गया सिटीजन्स को। जोड़ दिया गया जिससे सभी लोगों के बीच में इक्वल राइट्स आए, कॉन्स्टिट्यूशन हो। एक नया फ्रेंच फ्लैग डिजाइन किया गया जिसका कि ट्राई कलर था, और जो पुराने रॉयल स्टैंडर्ड यानी रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके किया गया। ठीक है, और याद हो आपको स्टेट जनरल जो है वो इलेक्टेड की गई एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और उसको नया नाम दिया गया स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली। क्लियर? नई जो हाइम्स है वो बनाई गई, नई पोएम बनाई गई। ठीक है, ऑथ यानी कि शपथ ली गई, मार्टियर्स को याद किया गया जिन्होंने शहादत दी अपनी, जिन्होंने बलिदान दिया। ठीक है, सभी किसके नाम पे किया गया दोस्तों? नेशन के नाम पे। और क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, तो वो पूरे देश के लिए एक जैसा बनाया गया। क्लियर? और क्या किया गया, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए सभी सिटीजन्स के लिए, वेट और मेजर का एक जैसा सिस्टम बनाया गया। ठीक है, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको बंद कर दिया, यानी जो अलग अलग क्षेत्रों में बोलियां बोली जाती थी उनको बंद करके, और एक कॉमन पेरिस जो लैंग्वेज थी फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज जैसी कि पेरिस में बोली जाती थी, पेरिस जो कि कैपिटल फ्रांस की, यानी कि जैसी बोली जाती थी पूरे फ्रांस में, वो फ्रेंच को अपनाया गया है देश की लैंग्वेज के तौर पे। क्लियर? यहां पे हम पहले देखते हैं थोड़ा सा जर्मन अल्मेनेक का डिजाइन, ये आ चुका है और ये भी आता है सीबीएसई में। ठीक है, ये पिक्चर है, ये आप देख सकते हो, ध्यान से देखो इस पिक्चर को। तो इस पिक्चर के बारे में आता है, ये क्या है, ये जर्मन अल्मेनेक, जो कैलेंडर होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल जो कैलेंडर होते हैं उनको बोलते हैं अल्मेनेक्स। ठीक है, ये प्रिंट कल्चर में भी आपके आएगा, पार्ट है। ये डिजाइन किया गया जनरल एंड्रियस रेबमैन के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में से फ्रेंच जो बेस्टाइल, हम बेस्टाइल का घटना पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में कि फ्रेंच में बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस थी, राजा की जेल, उसको डिमोलिश किया गया था, उसकी याद में ये इमेज बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आती है, ये ध्यान से आप करना। ठीक, तो जो डेस्पोटिक रूल था जर्मन प्रोविंस, बेस्टाइल की तरह से ही, उसी की तरह से जो कैसल का प्रोविंस था जर्मन प्रोविंस, उसमें ये पूरा सीन बताया गया। और इसका स्लोगन क्या था कि सभी लोगों को अपने जो फ्रीडम है वो ले लेनी चाहिए। रेममैन जो है वो मेन सिटी में रहते थे, जर्मन जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। आपको पता होगा जैकोबिन क्लब बने थे जगह जगह फ्रांस में और भी जगह पे। तो ये सारी चीजें इसलिए उन्होंने जर्मन अल्मेनेक का बनाया, बिल्कुल फ्रेंच बेस्टाइल की तरह से। क्लियर? और ये दोनों पिक्चर यहाँ पे बताई गई है, ये देखिए, ये दोनों पिक्चर इस तरह से बताई गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद देखो क्या किया, जो रिवॉल्यूशनरी थे फ्रेंच के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका मिशन क्या था, जो डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन का, वो लोगों को मुक्त कराना, यूरोप के लोगों को सभी को किससे मुक्त कराना? डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म होता है तानाशाही। ठीक है, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्की वगैरह, उनकी जो अनकंट्रोल्ड पावर होती है उससे फ्री कराना। ठीक है, और देखा जाए तो यूरोप के सभी लोगों को नेशन बनाना उनका उद्देश्य। और जब ये न्यूज क्या है फ्रांस के इवेंट्स में फैली, अलग अलग शहरों में फैली इवेंट्स की, तो क्या हुआ, सभी लोग जो है उन्होंने जैकोबिन क्लब अपने अपने बनाने स्टार्ट कर दिए। क्लियर? और उन्होंने रास्ता दिया फ्रेंच आर्मी को हॉलैंड जाने के लिए, बेल्जियम के लिए, स्विट्जरलैंड के लिए, और 1790 तक ज्यादातर फ्रेंच आर्मी इटली तक पहुंच चुकी थी। क्लियर? रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुए और इस तरह से फ्रेंच आर्मी जो है वो नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप में ले गई। क्लियर है दोस्तों ये बात?
ये देखो, ये यूरोप का सीन है आपका, आप देख सकते हो ये यूरोप, ये 1858 की जो वियना कांग्रेस हुई थी उसके बाद का सीन है। आप इसको ध्यान से देखो, ये तो आइसलैंड है जो कि डेनमार्क के कब्जे में था, ये नॉर्वे जो कि स्वीडन के कब्जे में था, ठीक है। और आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा रशियन एम्पायर है पुराना, जो कि बाद में टूट के बहुत सारे देश बना, ठीक। इसमें आप पूरे में देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी जर्मनी नहीं मिलेगा, यहाँ आपको जर्मनी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो ये बेवेरिया मिलेगा, आपको प्रूशिया मिलेगा, ये जो कि जुड़ के बाद में जर्मनी बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, ये बाद में इटली का बनेगा पूरा। ये देखो आप जो वेल्स, इंग्लैंड वगैरह है, ये पूरा स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, ये पूरा बनेगा, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम बनाया जाएगा। तो यानी कि ये 1815 के बाद का सीन है, वियना कांग्रेस के बाद का। और ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, ये भी टूट के बाद में सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा सीन है, ये बाद में देश धीरे धीरे बनेंगे और देश अलग अलग यूनिट्स में हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो दोस्तों, आगे क्या सीन है। जब देखो नेपोलियन ने जब कब्जा किया तो उसने कई सारे रिफॉर्म्स जो उसने ऑलरेडी फ्रांस में किए, तो जो जो उसने एरिया जीते यूरोप में, वहां पे भी उसने ये रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए। क्लियर? और नेपोलियन जो हालांकि मोनार्की को वापस ले आया था, क्योंकि नेपोलियन खुद राजा बन बैठा था, शुरू में वो लिबरेटर था, शुरू में लोगों को फ्री कराने आया था। धीरे धीरे उसने क्या किया, फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया धीरे धीरे। लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो भी सुधार किए, जो भी अच्छी चीजें की, उससे पूरा सिस्टम अच्छा हो गया। उसने जो भी रूल्स बनाए, जो भी लिस्ट बनाई रूल्स की, उसे कहा गया सिविल कोड ऑफ 1804, या इसके नाम से उसे कहा गया नेपोलियनिक कोड। क्या कहा गया? नेपोलियनिक कोड, ठीक है। अब इसने क्या किया कि सभी जो प्रिविलेजेस मिलते थे जन्म के आधार पे, उनको हटा दिया। इसने इक्वलिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी इसने सिक्योर कर दिया, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं, सभी के पास प्रॉपर्टी रहेगी। क्लियर? ये फ्रांस वाले एरिया में जहां जहां फ्रांस का कब्जा था, वहां सब जगह अप्लाई किए गए ये रूल। डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, सब जगह नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। फ्यूडल सिस्टम उसने खत्म कर दिया। जो किसान थे उनको सर्फडम से मुक्ति मिल गई, और मेनोरियल ड्यूज जो उनको देने पड़ते थे जमींदारों को, ड्यूज वगैरह तरह तरह के, वो हटा दिए। जो शहर थे उसमें गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। गिल्ड दोस्तों व्यापारियों का एक ग्रुप होता था, जिनके बिना कोई नया पर्सन व्यापार नहीं कर सकता था गिल्ड में एडमिशन लिए बिना, और गिल्ड में एंट्री होती नहीं थी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम ये सब उसने अच्छे कर दिए। किसान, कलाकार, वर्कर्स और जो नए नए बिजनेसमैन थे, उन्हें नई नई तरह की फ्रीडम का पूरा फायदा मिला। क्लियर? बिजनेसमैन और जो छोटी छोटी चीजें बनाने वाले थे, उन्होंने रियलाइज करना चालू किया कि यूनिफॉर्म जो कानून थे, जो वेट और एक जैसा मेजर सिस्टम था, जो नेशनल करेंसी थी, उसकी वजह से जो कैपिटल और गुड्स है उसका मूवमेंट आराम से होने लगा। ठीक है दोस्तों? और लेकिन अब देखो जो जो एरिया जीते गए थे उनमें रिएक्शन मिला जुला था, ठीक है। शुरू में क्या है, कई जगह हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, कई सिटीज में जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सो, इन पे फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया। इनको माना गया कि ये लिबर्टी लेके आए हैं लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये चीज दुश्मनी में बदल गई, और ये चीज क्लियर हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है वो पॉलिटिकल फ्रीडम को साथ उतना लेके नहीं आए। क्यों? क्या गलतियां की नेपोलियन ने? कुछ नेगेटिव इंपैक्ट किए। कैसे? उसने टैक्स बढ़ा दिए, ठीक, सेंसरशिप लगा दी, यानी कि कुछ भी पब्लिश होने से पहले उसने फ्रीडम लगा दी कि भाई फ्रीडम का बैन कर दिया, बिना फ्रीडम के पब्लिश कोई चीज नहीं हो सकती, चेक करने पड़ेगी पहले, ठीक है। जबरदस्ती आर्मी में लोगों को भर्ती कराया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी नेपोलियन ने अच्छी चीजें की थी वो धुल गई। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक कमियां सारी अच्छाइयों को धुला देता है, तो इस तरह से नेपोलियन ने जितनी भी गलत काम किए वो सब पे उसकी अच्छाइयों पे पानी फेर दिया उन सब ने। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद हम देखेंगे दो इमेज। इसको आप ध्यान से देखो, इस पिक्चर को। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह, ये क्या है, ये ट्री ऑफ लिबर्टी है। ये क्या है दोस्तों? ट्री ऑफ लिबर्टी। ये देखो आप, ये ट्री ऑफ लिबर्टी है जो कि जर्मनी के ज़ैब्रुकेन शहर में प्लांट किया गया है, ठीक है। ये प्रिंट किसके द्वारा की गई है? जर्मन प्रिंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज के द्वारा। ये आप पिक्चर को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें क्या है, ये आ सकती है सीबीएसई के तरफ से इंपोर्टेंट है। एक ये पिक्चर बहुत इंपोर्टेंट है, ये आती है,
इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो नेपोलियन है उसको पोस्टमैन के तौर पे दिखाया गया है। इसके बैग से देखो आप चिट्ठियां निकल रही हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान से, ये राइनलैंड का कुरियर है, राइनलैंड का कुरियर मतलब वही पोस्टमैन। इसकी चिट्ठी जो निकल रही है वो बता रही है कि जो जो उसने लिप्जिक से जब वो घर जा रहा था अपने, या लिप्जिक से जा रहा था, लिप्जिक में हार के बाद, लिप्जिक में हार गया था नेपोलियन, तो वहां के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो ऐसा बताया गया है कि उसने लिप्जिक की बैटल के साथ जब वो 1813 में हारा, तो हर लेटर जो उसके बैग से निकल रहा है वो बता रहा है कि उसके हाथ से धीरे धीरे कौन कौन सी टेरिटरी लॉस्ट हो गई। तो ये दोस्तों पिक्चर बहुत काम की है सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।